लखनऊ मायावती की रैली है। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। अम्बेडकर ने ये जीती कि हाउ टू चेंज कास्ट इन द क्लास, जातियों को वर्ग में कैसे बदला जाए, कमज़ोर जातियों को मजबूत मतलब जो है जाति कैसे बनाया जाए। तो उसका एक उनका तरीका था कि जब हम इनको जो पिद्दी जातियाँ, छोटी छोटी जातियाँ हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनको एक जगह आएंगी तो उनका अस्तित्व बढ़ेगा, उनकी मजबूती बढ़ जाएगी। और जब लोकतंत्र आएगा, आज़ाद होगा देश, तो उसके बाद वोट का अधिकार भी मिलेगा। तो जब वोट का जब अधिकार मिलेगा तो जिनके पास में ज़्यादा वोट होगा उनकी सत्ता आ सकती है। तो सत्ता प्राप्त करने के लिए मतलब इकट्ठा होना उनको ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने नारा भी लगाया कि शिक्षित बनो पहले, मतलब पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है। खाली मतलब बिना पढ़े लिखों का मतलब झुंड है, वो एक भीड़ होती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, मजदूर होते हैं वो तो एक तरह से। इसलिए उन्होंने कहा कि पहले पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है और पढ़ने लिखने के बाद में संघ भी ज़रूरी है, संगठित होना ज़रूरी है। संगठित होने का मतलब जातियाँ जो थी अलग अलग रहोगे तो आप पिटते रहोगे, इसलिए आपको इकट्ठा होना है। इसलिए आपको जो है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में आना है। तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो आंदोलन था वो बड़ा सफल आंदोलन का हुआ और लोग धीरे धीरे करके शेड्यूल कास्ट के नाम से रिकॉग्नाइज हो गए। और भारत सरकार में जो एक्ट बना 1950 में, उसमें बाकायदा रिकॉग्निशन दिया ये अमुक जातियाँ शेड्यूल कास्ट हैं और इनको इसके अंतर्गत मतलब प्रोटेक्ट मिलेंगे, उनके लिए अधिकार मिलेंगे। भारतीय संविधान में बाकायदा निर्धारित किया गया जी। और उनका अछूतपन था, उसके लिए भी संविधान में अनुच्छेद 17 जोड़ा गया, अछूतपन खत्म किया जाता है। आज़ादी मिलती है, अछूतपन खत्म। कोई भी अछूत अगर बोलेगा या उनके साथ अछूतपन होगा तो उसके लिए दंड मिलेगा भारतीय मतलब विधान संहिता के अंतर्गत। तो ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। और दूसरा उनके लिए जो वोटिंग राइट है वो मिला, तो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व करी गई। पहले रिजर्व नहीं होती थी जी, तो उनको कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व की गई। आज मतलब रिजर्वेशन से, हालांकि बाबा साहब ने जैसा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मांगा था सेपरेट, वैसा नहीं मिला। गांधी जी के साथ में पूना पैक्ट हुआ और दूसरे तरह का रिजर्वेशन मिला, जिसमें ये नुकसान हुआ कि अब जो दलित प्रतिनिधि हैं, जो शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि चुन के आते हैं और शेड्यूल ट्राइब के 131 MP चुन के आते हैं इस समय जी, 131। तो 131 बहुत बड़ा बहुमत है। तो 131 अगर चाहें तो उसकी जो संख्या बनती है जो 10%, तो 10% संख्या में 54 मतलब आदमी होना चाहिए, 54 MP होने चाहिए। वो किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ या किसी भी मतलब उसके खिलाफ लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। महाभियोग 10% लोग जी। तो ये तो 131 है। हाँ। 131 अगर दलितों के ऊपर कोई अत्याचार होते हैं, ये होते हैं, तो 131 लोगों को पार्लियामेंट के अंदर अपना प्रस्ताव पेश करना चाहिए उनके समुदाय के ऊपर अगर कहीं होता है तो। लेकिन चूँकि सब बिखरे हुए लोग हैं, किसी न किसी पार्टी के टिकट पर चुन के आते हैं, दलित नहीं है वो। दलित के रिजर्वेशन तो आते हैं लेकिन वो इकट्ठे नहीं हैं, संगठित नहीं हैं, वो पार्टियों में बिखरे हुए लोग हैं। दलित लोग हैं MP 131, लेकिन एक से 131 लोग अलग अलग पार्टियों में बिखरे हुए हैं। वो अपने पार्टी के आका के निर्देश के बिना कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि उनको टिकट की ज़रूरत होती है। तो और वो जनरल सीट्स पे जनरल जो वोटर है उसके वोट से चुन के आते हैं, क्योंकि
80% लोग जो हैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पे जीतते हैं वो जनरल के होते हैं, और 20% लोग जो है शेड्यूल कास्ट के होते हैं। तो 20% लोगों से तो जीत नहीं सकता जी। 80% लोग जिसको वोट देते हैं उसमें तो मेजॉरिटी बनती है। तो वो जीतने के लिए जनरल कास्ट के वोटरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो उनका दायित्व जो होता है जब जीतने के बाद में वो उनके प्रति ज़्यादा होता है रुख। क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोग तो सारे शेड्यूल कास्ट के ही खड़े होते हैं, मैं जनरल का तो खड़ा होता नहीं उनके मुकाबले में। हाँ। तो शेड्यूल कास्ट के लोग सब खड़े होंगे तो उनका तो शेड्यूल कास्ट का वोट तो बढ़ जाता है। लेकिन जनरल का वोट है वो जब एक जगह उनको सबसे ज़्यादा मिल जाता है वो प्रतिनिधि जीत जाता है। बाबा साहब ये चाहते थे कि ये ऐसा मतलब मिले रिजर्वेशन जिसमें उसको चुनने का अधिकार सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोगों को हो। शेड्यूल कास्ट का जो प्रतिनिधि चुना जाए उसमें वोट शेड्यूल कास्ट के लोग ही डालें उसके लिए, उसमें जनरल के वोट की ज़रूरत नहीं हो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो अगर वो जीत के आएगा तो शेड्यूल कास्ट के वोटों से जीत के आएगा और वो शेड्यूल कास्ट के प्रति वचनबद्ध होगा जी। अब वह शेड्यूल कास्ट के प्रति वचनबद्ध नहीं है। ये गांधी जी के साथ समझौता जो हुआ 32 में, तो उसका ये परिणाम हुआ कि वो उन्होंने काशीराम जी ने एक किताब लिखी उसके ऊपर कि 32 में जो रिजर्वेशन तो मिल गया लेकिन वो जो लोग चुने गए वो चमचा युग यहाँ से शुरू हो गया। तो उन्होंने किताब का नाम रखा चमचा युग। काशीराम जी की जो एक ही किताब लिखी है उन्होंने, वो बहुत ही प्रसिद्ध किताब है और उसमें आरक्षण के ये जो आरक्षण दिया गया है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो समझौता तो कर लिया लेकिन बाहर निकलने के बाद ये कहा कि मैं इससे खुश नहीं हूँ। क्योंकि ये प्रतिनिधि जो चुने जाएंगे वो अपने समाज के लिए वचनबद्ध नहीं होंगे, ये अपनी पार्टी के प्रति वचनबद्ध होंगे। पार्टी की सेवा तो करेंगे लेकिन समाज की सेवा नहीं करेंगे, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि ये हैं। तो काशीराम साहब ने उसका एक कार्ड ढूंढा। अब वो जो चली गई वो वापस नहीं आ सकता, डबल वोट का अधिकार तो कहते 2 वोट का चाह रहे थे दलित, वापस नहीं आ सकता। तो काशीराम जी ने एक नारा लगाया कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशीराम करेंगे पूरा। तो उन्होंने दलित की बात ना करके, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 340 के लिए लड़ाई लड़ी। अनुच्छेद 340 जो संविधान में आया है तो उसमें बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन मिलता है और बैकवर्ड क्लास की कमीशन बनाई जाती है। तो बैकवर्ड क्लास की कमीशन जो है बनाने के लिए आवाज़ किसने उठाई? सरकार तो नेहरू जी की थी जी। लेकिन जो आवाज़ उठाई पार्लियामेंट में, बाबा साहब कानून मंत्री थे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई एक बिल लाओ, उस बिल को मतलब जो है इसके ऊपर एक आयोग बनाओ, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए बनाया गया है उसी तरह से एक आयोग बनाओ बैकवर्ड क्लास का, और वो आयोग जो है इसके ऊपर काम करेगा। कौन लोग शेड्यूल का वो बैकवर्ड क्लास के हैं जी। तो बैकवर्ड क्लास का मतलब ये होता है, बैकवर्ड क्लास का मतलब खाली ये नहीं है ओबीसी जो आज बोला जाता है। मंडल कमीशन के बाद जिनको ओबीसी की पहचान हुई है, ये कहाँ से आए? क्योंकि ये स्टार्ट कमेटी जो बनी थी 1928 में, उसी समय ये तय हो गया था, बैकवर्ड क्लास के नाम से तय हुआ था कि बैकवर्ड क्लास में कौन कौन सी जातियाँ आती हैं। तो बैकवर्ड क्लास में आने वाली जातियाँ, नंबर 1 शेड्यूल कास्ट जिनको अछूत बोला जाता था, बहिष्कृत जातियाँ। नंबर 2 ट्राइबल जातियाँ जो वनवासी जातियाँ थी, और तीसरी जो है ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए महात्मा फुले ने कहा शूद्र, जो उनकी सत्यशोधक समाज चलाते थे, तो दो नाम लेते थे उसके लिए। शूद्रों में 2 तरह के शूद्र बोलते, एक शूद्र एक अति शूद्र। अति शूद्र को ही मतलब जो बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट बनाया, और उन्होंने उसका नाम 1948 में 1848 में इन्होंने क्या नाम है ज्योतिबा फुले ने उसका नाम क्या दिया? अति शूद्र। शूद्र और अति शूद्र। तो ये शूद्र जातियां हैं, वो कौन सी जातियां हैं? जो ब्राह्मण नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, जो वैश्य नहीं है, 3 वर्णों से जो अलग हैं वो सब शूद्र हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नहीं है जी, वो सब शूद्र हैं जी। ये पूछने की बात नहीं है कौन सा शूद्र है। ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, वो सब शूद्र, चाहे मुसलमान हो, चाहे मतलब ईसाई हो, चाहे मतलब जो दूसरा कोई भी हो, उनके लिए वो शूद्र मानते हैं सबको जी। शूद्र और मिलेक्ष जी, शूद्र और मिलेक्ष जातियां हैं। तो इन जातियों को सबको इकट्ठा करने के लिए माननीय काशीराम जी ने एक अभियान चलाया पढ़े लिखे लोगों के अंतर्गत जी। उन्होंने कहा बाबा साहब
का जो अभियान है उसको आगे बढ़ाता हूँ। तो नारा क्या लगा उनके लोगों ने, बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशीराम करेंगे पूरा। क्या पूरा करेंगे कि 2 वोट का अधिकार जो था नहीं मिल पाया, ये अधूरा मिशन रह गया ना बाबा साहब का। जी 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 हाँ। तो उन्होंने कहा कि मत मिले जो नहीं मिले तो मैं मतलब वो सारे समाज को जोड़ दूंगा जो बहुमत की जाती हैं, पूरे बहुजन समाज को। जो बैकवर्ड क्लास है SC ST तो जुड़ गया, एक शेड्यूल बन गया। और OBC के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव रखा बाबा साहब ने, वो प्रस्ताव उनका नहीं माना गया। उसमें 2 प्रस्ताव थे, एक हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए अधिकार, दूसरा था अनुच्छेद 340 बैकवर्ड क्लास के लिए, OBC के लिए अधिकार। तो दोनों बात नहीं मानी गई बाबा साहब की। और बाबा साहब ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया अपना, कानून मंत्री 10 पेज का इस्तीफा दे दिया, कानून मंत्री से भी और अपने पार्लियामेंट से चले गए। उन्होंने कि भाई ऐसे मंत्रालय को मैं पसंद नहीं करता जिसमें मेरी बात ही नहीं मानी जाए। काहे का कानून मंत्री है, जब कानून बनाने के अधिकार नहीं है, मुझे प्रस्ताव पेश करने का भी अधिकार नहीं है, तो फिर काहे का मैं कानून मंत्री हूँ। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा 2 चीज़ों पे दिया था, एक तो बैकवर्ड क्लास के लिए अनुच्छेद 340 के तहत बैकवर्ड कमीशन बनवाना चाहते थे, दूसरा महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल बनवाना चाहते ताकि उनके लिए जो महिलाओं के अधिकार हैं वो पुरुषों के बराबर मिल सकें। जी। तो दोनों चीज़ों में मतलब वो कामयाब नहीं हुए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस चीज़ को बाबा साहब अम्बेडकर की बात को माननीय काशीराम जी ने बहुत ही गहनता से अध्ययन किया और RPI के पतन पर अध्ययन किया कि RPI का जो संगठन बनाया था काशीराम जी ने पॉलिटिकल, उसका पतन हो गया 1971 में। तो उसको दोबारा से संगठन को खड़ा करने के लिए उन लोगों को तैयार किया जो लोग राजनीतिक नहीं थे, मतलब गैर राजनीतिक लोगों को राजनीतिक बनाने के लिए उन्होंने तैयारी शुरू करी। उसका नाम रखा बामसेप। बामसेप का क्या मतलब था, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। इसमें शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब नाम नहीं है कहीं, BAM बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी। बैकवर्ड का मतलब SC ST OBC तीनों मिलकर बैकवर्ड होते हैं। बैकवर्ड क्लास का मतलब SC ST OBC तीनों मिला के क्या बनते हैं, बैकवर्ड क्लास। और माइनॉरिटी का मतलब जो हो गया, जो मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है, तो ये जो है माइनॉरिटी हो गए। ये कैसे, इनको क्यों जोड़ा उन्होंने, इसलिए जोड़ा कि 80% जो मुसलमान हैं वो मतलब OBC के और ये हैं दलित लोग हैं। मुसलमानों की संख्या है पूरी, उसमें 80% लोग शूद्र समाज के आते हैं जी, कन्वर्टेड तो सारे ही हैं, लेकिन वो 80% लोग जो है दलित समाज से और शूद्र समाज से आते हैं, OBC समाज से आते हैं जी। इसी तरह से क्रिश्चियन में भी 80% लोग हैं जो इसी समाज से आते हैं जी। अपर कास्ट के लोग बहुत कम है उसमें। तो ये इसलिए मतलब काशीराम जी ने उनको भी अपने बामसेप के साथ रखा। और इसी को मतलब जो है उन्होंने 1978 में बामसेप का निर्माण किया और 1982 में 81 में उन्होंने DS4 का निर्माण किया, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। तो देखो उसमें बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी को रखा है, इसमें दलित और शोषित को रखा है। शोषित मतलब बैकवर्ड क्लासेज, दलित मतलब जो SC और ST, इसमें दोनों DS4 में भी रखा। उसके बाद में उन्होंने फिर इनको सबका नाम दे दिया इकट्ठा करके बहुजन समाज। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले महार परिषद बनाई, उसके बाद बहस के हितकानी सभा बनाई, उसके बाद उसको नाम फिर दे दिया आगे जाकर के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट का अछूत जातियों का महासंघ, और उसकी राजनीतिक पार्टी बना दी फिर उन्होंने बाबा साहब ने। ऐसे ही ठीक मतलब उसको आगे बढ़ाया बाबा साहब अम्बेडकर को बात को, यानी उनने जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की जो जातियाँ थीं उसमें उनने OBC को मिलाया और उसमें उन्होंने माइनॉरिटी को मिलाया, मुसलमानों को, सिख को, इनको मिलाया। तो वो मिला करके क्या बना दिया उन्होंने, बहुजन समाज। तो बहुजन समाज एकदम नहीं बनाया, उसके पहले तैयारी करी उन्होंने। पहले क्या बनाया, बामसेप बनाया, फिर DS4 बनाया और फिर उसके बाद में बहुजन समाज बनाया। और बहुजन समाज पार्टी कब बनी, 1984 में, 14 अप्रैल 1984 को। लेकिन 78 में जो बनी बामसेप वो कब बनी, 6 दिसंबर को। और DS4 कब बनी, 6 दिसंबर को। जब बाबा साहब का परिनिर्माण हुआ है उस दिन दोनों बनती हैं, और जो बर्थ हुआ है जिस दिन, उस दिन राजनीतिक पार्टी बनती है।
ये सोचने की बात है ऐसा क्यों किया काशीराम जी ने, जी जी जी। क्योंकि उसका पतन हो गया था जो आरपीआई का, तो पतन से सीख लेना चाहिए। ये उन्होंने कहा कि हमें हमारे जो पूर्वजों का पतन क्यों हुआ है, किसी आंदोलन का पतन क्यों हुआ है, मौर्य वंश का पतन क्यों हुआ, उसके पतन से हमें सीख लेनी चाहिए, ना कि मतलब उसके उत्थान से। तब हम उत्थान कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कमियां हैं उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि मतलब उसके अच्छाइयों पर। तो हमने उसकी जो कमियां थी हमारे समाज की, उसके ऊपर काशीराम जी ने अमल किया। और जो बिना पढ़े लिखे लोग थे उनको नहीं समझाया, पढ़े लिखे लोगों को पहले समझाया, क्योंकि ये समाज के लीडर हैं। तो वाम सेफ के लोगों को जिम्मेदारी दी गई, उनके बच्चे जो थे उनके लिए मतलब DS4 बनाया, उनकी बीवियों को DS4 बनाया, और फिर उसको जब तैयार हो गए, इलेक्शन लड़ने लगी DS4, तो फिर उन्होंने कहा प्रैक्टिकली भी इनको लड़ना आ गया राजनीति में। तब फिर उन्होंने फिर उसको राजनीतिक पार्टी 1984 में राजनीतिक पार्टी बनी। 1996 आता है, 84 और 96 में कितना टाइम होता है देखिए, 84 और 6 जो है 90, और 96 6 साल और हो गए, मतलब 12 साल होते हैं। 10-12 साल में वो राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय क्षेत्र पर पहुंच गई, और 96 में उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। इतनी जल्दी मतलब परफेक्टली मतलब उन्होंने काम किया, और राजनीतिक रिजल्ट जो है सामने आ गया, बहुजन समाज रिकॉग्नाइज हो गई। जब कांग्रेस का मतलब रूल होता था पूरे देश के अंदर, राज्यों के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी रूल होता था, तो उस समय जो बहुजन समाज के ये जो लोग थे जो वाम सेफ से जाया करते थे, तो उस समय ये कहते थे कि बहुजन समाज को इकट्ठा करना है। कौन सी पार्टी है भैया? बहुजन समाज पार्टी। तो वो कांग्रेसी लोग क्या बोलते थे कि चमार समाज पार्टी है। अच्छा। हाँ, हम लोग बोलते थे कि बहुजन समाज पार्टी, तो हमारी मजाक बनाते थे कि चमार समाज पार्टी आ गई साहब, हाथी वाली। तो लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज मतलब वो स्थिति हो गई 1996 में कि राष्ट्रीय पार्टी बन गई। जो चमार मतलब उसको वोट नहीं देना चाहता था, चमार मतलब देता था कांग्रेस को वोट। जब कांग्रेसियों ने यह कहना शुरू किया कि चमारों की पार्टी जो है हाथी वाली पार्टी है, चमार समाज पार्टी, तो फिर विवश होकर के उन्होंने कहा जब यही कह रहे हैं कि हमारी पार्टी हाथी वाली है, तो सब चमारों ने जो कांग्रेस को वोट देते थे वो छोड़ करके उन्होंने अपनी पार्टी को वोट देना शुरू कर दिया, और पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी बन गई। कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय पार्टी थी, तो उसमें मतलब तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी बन गई। तो आज मतलब आज भी बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। फिर उसके बाद में 1993 में उत्तर प्रदेश में उन्होंने मुलायम सिंह जी के साथ में समझौता किया और सरकार बनी। 1995 में सरकार में विभाजन हो गया, और उन्होंने दूसरों के सहयोग से बहन मायावती जी के लिए मुख्यमंत्री बना दिया। 2 जून का जो कांड हुआ था जी जी जी, और 3 जून को मतलब उनको शपथ दिलवा दी गई मुख्यमंत्री की, और वो पहली दलित महिला सबसे बड़े स्टेट की मुख्यमंत्री बनी। ये इतिहास का था, इतिहास में बदलाव आया, भारत के बदलाव। जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था उसको उन्होंने साकार कर दिया। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, लेकिन कहीं मुख्यमंत्री या मतलब राष्ट्रीय पार्टी नहीं बना पाए थे वो उसको, लेकिन वो सपना जो है काशीराम जी ने चंद दिनों में पूरा कर दिया, पूरा जीवन लगा करके। अब काशीराम जी को मसीहा क्यों माना जाता है? क्योंकि ये काम करने के लिए उन्होंने कहा कि ये काम 300 साल का है, 300 साल में कोई व्यक्ति इस काम को कर सकता है, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएं। लेकिन मेरी ज़िंदगी तो जो है ज़्यादा ज़्यादा कितनी रह गई, जो 50 साल के हो गए थे तब तो वो नौकरी छोड़ी उन्होंने। तो उसके बाद में जब उनकी जो ज़िंदगी बची, कह रहे 60 साल है, 10 साल बचे हैं, 60 साल तक एक्टिव काम कर सकता आदमी। तो मैं मतलब किसी शादी ब्याह में नहीं जाऊँगा, मैं किसी मतलब उसमें बर्थडे में नहीं जाऊँगा, मैं अपने घर के किसी फंक्शन 30 त्यौहार में भी नहीं जाऊँगा। तो पूरा दिन और रात पूरा जो समय है वो मैं अपनी पार्टी को खड़ा करने में लगाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने पूरा घर बार छोड़ दिया, परिवार जो है उसमें भी नहीं जाऊंगा, मैं अपना नया परिवार भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं निभा पाऊंगा। जब उनकी बहन राखी बांधने के लिए आई करोल बाग में, तो उन्होंने कहा कि बहन मैं आपसे राखी नहीं बंधवाऊँगा, क्योंकि मैं राखी जब ही बंधवाऊँगा जब मेरी लाखों बहनें हैं, करोड़ों बहनें हैं, उनके साथ बलात्कार होता है और मेरा मतलब विचलित हो जाता है मन, और मैं तब ज़मीन पर लेटने लगता हूँ और सोच नहीं पाता हूँ क्या करूँ। तो मैं जब इस लायक हो जाऊँगा कि उनकी सुरक्षा कर सकूँ, उनके ऊपर कोई उंगली उठाकर नहीं दे सके, उनको इज्जत बहाल कर सकूँ, उस दिन मैं राखी बंधवाने की बात करूँगा। तब तक मैं ये प्रण लिया उन्होंने प्रतिज्ञा।
घर भी वापस नहीं जाऊंगा। उनकी माँ जब आई कि शादी पक्की कर दी गई, चलो, मैंने कि नहीं अब मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे सर पर तो कफन बन चुका है, सेहरा नहीं बनेगा इस पर। जिस पर कफन बन गया है वो सेहरा, अब तेरे लिए तो ये काशीराम मर चुका है, अब जिंदा नहीं है। उसी दिन माँ को बोल दिया था। वो तो उनकी जो 2006 में जो डेथ हुई है वो तो नेचुरल डेथ हुई है जी। लेकिन वो निर्माण तो उन्होंने प्राप्त जब ही कर लिया था, जब माँ से बोला जी हाँ। तो उन्होंने, शरीर जिंदा थे लेकिन वो जिंदा नहीं थे। उन्होंने कहा मैं भूत हूँ, मैं मतलब जो मेरा जो भूत घूम रहा है। और उन्होंने पूरी ताकत के साथ कहा कि इसका कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, जब मर चुका है जो काशीराम, उसका कौन बिगाड़ सकता है। तो निडर होकर के, बिना किसी अपमान की चिंता हुए, बिना किसी सम्मान की चिंता किए हुए, निरंतर अपने लक्ष्य की ओर रात और दिन बढ़ते रहे। एक आदमी नहीं आ रहा, धोखा नहीं दे, दूसरे के पास, तीसरे के पास, यहाँ पर इस स्टेट में दूसरे स्टेट में, तो वो डुबकी मार आंदोलन चलाते थे। जब उनको घेर लेते थे पंजाब में तो वो पंजाब से निकल जाते, चुपचाप छत्तीसगढ़ में जाकर उनका आंदोलन दिखता था। जब छत्तीसगढ़ में घेर लेते तो महाराष्ट्र में दिखता था, जब महाराष्ट्र में फिर घेर लेते, महाराष्ट्र में शुरू होता था, फिर उनका उत्तर प्रदेश में दिखता था। तो इस तरह से डुबकी मार आंदोलन होता था उनका। वहाँ से भी डुबकी मार, किसी के हाथ नहीं आते थे। जैसे देखते हैं ना, मछली इधर पकड़ो तो मछली जब अंदर पानी के अंदर से दूसरी जगह पहुँच जाती है, दूसरी जगह निकलती है। तो इसी तरह से काशीराम जी ये मतलब डुबकी मार आंदोलन के द्वारा वो पूरे देश भर में ना राष्ट्रीय मूवमेंट बनाया इनका। 6743 जातियों को इकट्ठा किया। ओबीसी जो कभी दलित का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, उन्होंने स्वीकार किया। और जो मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये सब मतलब उनके झंडे के नीचे आए, उन्होंने बहुजन समाज को थे। और आज ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे दलित हो, सभी लोग बहुजन समाज को स्वीकार कर चुके हैं और बहुजन समाज को ही अपना समाज मानते हैं। वो आज SC ST OBC कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुजन समाज का मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी, ये रिकॉग्निशन आज हो गया जी। उसके बाद 93 में सरकार बनाई, उसके बाद में फिर 97 में सरकार बनाई, उसके बाद 2 में सरकार बनाई, उसके बाद फिर 7 में सरकार बनाई। 7 में जब बनाई, जब माननीय काशीराम जी इस दुनिया में नहीं रहे, तो 2006 में जब चले गए 9 अक्टूबर के लिए, तो 9 अक्टूबर के लिए माननीय काशीराम जी की एक बहुत बड़ी रैली लखनऊ में बहन जी ने रखी, बहुजन समाज पार्टी की जी। उसमें मैं खुद भी गया था और हमने देखा कि इतनी बड़ी रैली लखनऊ में कभी नहीं हुई थी किसी भी पार्टी की, और बहुजन समाज पार्टी की भी नहीं हुई थी। बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ बहुजन समाज पार्टी की हुई, लेकिन वो 9 अक्टूबर 2007 की जो रैली थी उसके मुकाबले की कोई रैली नहीं हुई। उस समय लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि अब भाई अब की बार बहुजन समाज की सरकार बन सकती है। उसके बाद इलेक्शन हुआ, 7 में इलेक्शन हुआ तो पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने, मुख्यमंत्री तो 3 बार पहले बन चुकी थी, चौथी बार जो मुख्यमंत्री वो अलग तरह का मुख्यमंत्री था, वो अपनी पार्टी के बल पर बनी, पूरे बहुमत की मतलब सरकार बनी, और बहन जी मतलब चौथी बार मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने बहुत सारे काम किए। महाराष्ट्र में तो कल्चर पैदा हुई बाबा साहब, लेकिन बाबा साहब महाराष्ट्र में जितने दिखे वो अलग चीज़ है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर नोएडा से लेकर के और लखनऊ तक जाओगे तो मूर्ति ही मूर्तियाँ बाबा साहब की, हाथी ही हाथी बाबा साहब के, बुद्ध ही बुद्ध बाबा साहब के। उनके नाम से पार्क अलग मिलेंगे, उनके नाम से ज़िले अलग मिलेंगे। जितने भी महापुरुष उसके हुए हैं बहुजन समाज के, उनके सबके नाम से एक एक ज़िले बढ़ा दिए उत्तर प्रदेश के अंदर। जिन लोगों के लिए इंदिरा गांधी ने 1971 में पट्टे दिए थे, वो पट्टे पर कब्जा ही नहीं था दलितों का, उनके लिए दरोगा स्पेशल लगाए गए उन्होंने, बहन जी ने। और दरोगा लगा करके, छोटे दरोगा मिले नहीं बड़े, तो छोटे दरोगा को थाना इंचार्ज बनाया। और उसके बाद कहा कि मेरा लक्ष्य ये है कि जो दलित हैं उनके लिए मतलब उनकी ज़मीन पर कब्जा जो है जाकर दिलवाओगे, लक्ष्य था ये। और आज सबके पास, किसी के पास 4 एकड़ 5 एकड़ और किसी के पास कम, सबके पास ज़मीन वाले बन गए। वो जो भूमिहीन थे दलित, पट्टे मिले नहीं थे, पहली बार पट्टा मिला। देखिए, कागज़ पर अधिकार मिलना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके हाथ में अधिकार दे देना, उसके लिए सरकार की ज़रूरत होती है। तो सरकार आई जब उनकी, तो उनको मिले। चूँकि नारा लगाया करते थे लोग, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, तो नारे को उन्होंने फलीभूत किया। इसी तरह जो PCS अफसर जो थे, कभी मतलब IAS नहीं बन पाते थे किसी भी जाति के हों, लेकिन बहन जी ने पहली बार ऐसे रूल लाई कि उसमें से PCS जो थे बल के बल में IAS बनने लगे, IAS का कैडर मिलने लगा, PCS प्रमोटी IAS लिखने लगे, कैडर मिल गया उनके लिए। ये पहली बार हुआ है। और उनको बढ़िया बढ़िया पद दिए गए,
बढ़िया बढ़िया स्थान दिए गए, पोस्टें दी गई उनके लिए। जो दरोगा थे छोटे उनको थाना इंचार्ज बनाया गया। और पहली बार मतलब जो है जो रिजर्वेशन का कोटा था पूरा किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, बैकलॉग पूरा किया गया। उनका अलग से प्रमोशन में आरक्षण मतलब लिया गया, जिसको अखिलेश जी ने ख़त्म किया था। इसी बात से यही तो विवाद हुआ कि उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये वाली जो चीज़ थी ये मतलब एक ऐसी अद्भुत चीज़ें हैं। चाहे संस्कृति की बात हो, संस्कृति के नाम पे उन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश को ऐसा बोल दिया कि भगवान बुद्ध यहीं पैदा हुए हैं। नोएडा में ऐसा लगता है गौतम बुद्ध नगर रखा है कि यहीं पैदा हुए हैं दिल्ली के किनारे पे। तो ये जो चीज़ थी, चूँकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो माननीय काशीराम से कहते हैं जमुना के पार जितना भी जमुना का किनारा सब पे कांग्रेस के मतलब नेताओं का कब्जा है। चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे इंदिरा गांधी हों, चाहे मतलब आपके लाल बहादुर शास्त्री हों, चाहे ये जितने भी हैं सबकी समाधियाँ बनी हुई हैं ना। तो वो कहते थे कि सब जमुना के उधर पर सारा कब्जा उधर का है, और जमुना के इधर जो है नोएडा पड़ता है, तो इधर मतलब मेरा कब्जा होगा, इधर जो बहुजन समाज का होगा, इधर कांग्रेसियों का पहले हो चुका, उनकी सरकार रही है। जी हाँ। और इधर हमारा होगा। तो उन्होंने गौतम बुद्ध नगर बना करके, और इधर मतलब जो आपको दिखाई देता होगा यहाँ से मतलब जो है बुद्ध शुरू हो गए हैं। उसके देखा दागी पर तो उन्होंने फिर राजीव गांधी का मिलेनियम पार्क बनाया, उसमें बुद्ध का जापान की वो लगाया हुआ है। उधर भी लगाना, पहले नहीं लगाया। बाद में जब देखा कि इनका भाई बुद्ध आ गए इधर, तो फिर इधर बुद्ध आ गए उधर भी। तो ये जो चाहे बुद्धिज़्म का काम हो, संस्कृति का, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ बनाई काशीराम जी ने। ये तो सब लोग चर्चा करते हैं, वाम से भी करते हैं, DS4 की करते हैं, बहुजन समाज पार्टी करते हैं, लेकिन BRC की चर्चा कोई नहीं करता। BRC का मतलब है बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर, कि हमें अल्टीमेटली क्या करना है सरकारें बना करके। क्या सरकारें बनाने के लिए हम मतलब जो लगे रहेंगे? सरकार तो बनानी है, लेकिन सरकार बनाने के बाद में हमारा जो अगला लक्ष्य है वो हमारा अपनी संस्कृति की रक्षा करना है। जो संस्कृति यहाँ पैदा हुई भारत के अंदर, वो कौन सी संस्कृति थी? ईसा से 600 वर्ष पहले बुद्ध संस्कृति थी, श्रमण संस्कृति थी। उस श्रमण संस्कृति को फिर से मतलब स्थापित करना भारत के अंदर, जो लुप्त हो चुकी है। विदेशों में तो चली गई, लेकिन भारत से लुप्त हो गया इतिहास उसका। उस इतिहास को फिर से बनाने के लिए हमें पहले बहुजन समाज को तैयार करना है। बहुजन समाज अपनी सरकार बनाएंगे, सरकार बनाने के बाद में जो अंतिम लक्ष्य है उनका, वो जो है BRC के द्वारा अपनी संस्कृति की स्थापना करना, पुनर्स्थापना करना। और पुनर्स्थापना के हर घर में बुद्ध, घर घर में बुद्ध, हर मन में बुद्ध, तो उससे क्राइम होगा ही नहीं। फिर जब बुद्ध के पंचशील आ जाएंगे, अष्टांगिक मार्ग लोग मानने लगेंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं? जब पंचशील आप देखोगे तो उसमें ऐसी चीज़ें हैं कि आदमी के अंदर सारी बुराइयां ख़त्म हो जाती हैं। जब बुराइयां ख़त्म हो जाती हैं तो क्राइम ख़त्म हो जाएगा। भाई जब क्राइम ख़त्म हो जाएगा तो आपका मतलब काय में लगाएगा सारा आदमी, अपना दिमाग विकास में लगाएगा, तो देश जो विकसित होने लगेगा। तो पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था जी, आज फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा अशोक की तरह से। सम्राट अशोक के समय में कैसे सोने की चिड़िया हुआ? क्योंकि उनने युद्ध छोड़ करके बुद्ध की ओर आए ना। जी 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 फिर विकास हुआ तो सोने की चिड़िया बन गया जी। तो अब फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए आपको उसी रास्ते पे खोजना पड़ेगा। इसलिए क्या नाम है, माननीय काशीराम जी से पूछा पत्रकार ने, आप कैसा भारत चाहते हो? उन्होंने कहा मैं सम्राट अशोक का भारत चाहता हूँ। सोने की चिड़िया था। तो इसलिए जब आज मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी सबके हृदय सम्राट बन गए हैं, वो तो थे सम्राट अशोक। और मान्यवर काशीराम साहब क्या हैं? वो ज़मीन के सम्राट नहीं हैं। जैसे बुद्ध ज़मीन के सम्राट नहीं थे, वो मन के सम्राट थे। हर एक के मन पे मतलब उन्होंने राज किया। इसी तरह से काशीराम जी SC ST OBC और माइनॉरिटी के हृदय सम्राट बन गए हैं। तो हृदय सम्राट का 9 तारीख को ये फिर से 27 के इलेक्शन से पहले ये जो हो रहा है महापरिनिर्वाण दिवस 9 तारीख को, अकूत संख्या में चाहे सारी बसें बंद कर दें, चाहे सारी रेल बंद कर दें। भाई देखिए, कम से कम 10 लाख से कम आदमी तो पहुंचेगा ही नहीं। सारी रेल बंद कर दें, सारी मतलब ये बंद कर दें, आपको पूरा का पूरा लखनऊ नीला ही नीला नज़र आने लगा है अभी से ही। और वहाँ सब जिधर देखो आदमी लखनऊ में नज़र आएगा। इतनी तैयारी हो चुकी है। हर ज़िले से 300, 400, 500 और आसपास के बसे तो
हज़ार बसें जा रही हैं एक एक जगह से। सर माना जाता है कि जब भी लखनऊ में रैली होती है तो बड़ी भयंकर रैली होती है और उसमें लाखों लोग आते हैं, लेकिन उस रैली का कोई रिकॉर्ड तोड़ जवाब नहीं होता। लेकिन सब जो रैली का रिकॉर्ड तोड़ जवाब होता है, बहुजन समाज पार्टी अपने रिकॉर्ड को ही तोड़ती है। बिल्कुल। और ये भी रैली जो है, ये बहुत सारी रैलियाँ होती हैं, लेकिन जो रैली 7 में हुई थी जी, उसका रिकॉर्ड अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा। तो उस 7 वाली रैली का बहुजन समाज की हुई थी काशीराम जी के जो परिनिर्वाण दिवस पे, उसी का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है 9 तारीख को 2025 में ये रैली। दिल्ली वाले दिल्ली में रहेंगे, जबकि जी, जो बहुजन प्रेरणा केंद्र पर इधर उत्तर प्रदेश वाले हम लोग जो नहीं जा रहे हैं वो नोएडा में मनाएंगे, हर ज़िले में मनाई जाएगी। और मतलब दूसरे स्टेट के जो लोग हैं बहुजन समाज के लोग, सभी लोग काशीराम जी की जयंती वो परिनिर्वाण दिवस ऐसे ही मनाएंगे जिस तरह 6 दिसंबर बाबा साहब अम्बेडकर का मनाया जाता है। लेकिन सर लोग कहते हैं कि मायावती घर से नहीं निकलती हैं, और बहन जी ने एक ही ट्वीट किया था कि भाई हम कुछ लोगों से मानवर कांशीराम साहब जी के परिनिर्वाण दिवस पर बात करना चाहते हैं। उसी को लेकर सर पूरे भारतवर्ष के अंदर एक सैलाब सा आ गया है। भाई देखिए, ये सब लोग मानते हैं, जानते हैं कि आज भी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और उसका 16 जिलों के अंदर नेटवर्क है ज़मीन के ऊपर। ऐसी तो कोई पार्टी है ही नहीं अभी, और ख़ासतौर से दलितों के लीडरशिप में तो कोई पार्टी नहीं है। और जो शूद्रों के जो मतलब बहुजन समाज की दूसरी पार्टियां हैं, उनमें भी स्टेट लेवल की पार्टियां हैं, नेशनल लेवल पे कौन सी पार्टी है? जी, कोई भी नहीं है। भाई कांग्रेस को छोड़ दो, बीजेपी को छोड़ दो और सीपीएम को छोड़ दो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को। इसके अलावा कौन सी पार्टी है नेशनल लेवल पे? सिर्फ बहुजन समाज पार्टी तो है। तो लोग ये चाहते हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी रहनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी बनाने के लिए अभी 40 साल और लगेंगे, कोई विकल्प नहीं बन सकता अभी। इसलिए लोग मजबूरी में फिर से मतलब 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार ही लाना चाहते हैं। जो बहन जी के विरोधी हैं वो भी लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि क्या नाम है, ये इसलिए मतलब लोगों की बहुजन समाज के लोगों की मजबूरी है और मायावती जरूरी है, ऐसी बात है। जो आपने बहुजन के और या दलित जो नेताओं की जो बात कर रहे हैं, जो बहन जी के विरोधी हैं सर, वही कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी पार्टी है और बी पार्टी का नाम लेके तरह तरह के कसीदे कसे जाते हैं। तो क्या लगता है सर, ये आपको ये ऐसा जो वक्तव्य देते हैं? देखिए, ये इसमें एक राजनीति है, और बी पार्टी अगर होती तो वो किसी के पास जाकर के उसमें एनडीए में शामिल हो जाती। जब वो ठीक है, वो इंडिया में शामिल नहीं हुई। अब आप ये बताइए कि आज से इतिहास है, उन्होंने सबसे पहली सरकार जो है 95 में बनाई, पहली सरकार जी, 95 के बाद में दूसरी 97 में बनाई, 2 में बनाई, तीसरी 4 में बनाई, वो 7 में। कभी उन्होंने बीजेपी के साथ में इलेक्शन लड़ा मिल करके? कभी भी लड़ा हो तो बताइए। लेकिन उन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा, उन्होंने देवगौड़ा के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा, उन्होंने मतलब जो है देवीलाल के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा, उन्होंने बादल के साथ मिलकर के पंजाब में इलेक्शन लड़ा, उन्होंने मतलब छत्तीसगढ़ में समझौता किया, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिलकर के समझौता किया। जो दूसरा हुआ ना 96 में जो इलेक्शन हुआ, नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे उस समय, मतलब उनको 100 सीटें 125 सीटें दी थी, जब उत्तराखंड भी सब इसमें शामिल होता था। लेकिन बीजेपी के साथ कभी भी बीएसपी ने समझौता करके इलेक्शन नहीं लड़ा। सरकार बनाने की बात अलग है। अभी तो देखो सरकार तो इनकी चल रही है, क्या नाम है, मोदी जी की, उनके पास भी समर्थन है, नीतीश कुमार का भी है, चंद्रबाबू नायडू का भी है। ऐसे तो मुस्लिम लीग और मतलब आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोनों एक सरकार में थे बंगाल में। जी, मुस्लिम लीग और मतलब दोनों इकट्ठे रहे हैं। और जब जनता पार्टी की सरकार बनी है तो सीपीआई सीपीएम जो विरोध किया करते थे इनका, वो भी सब इकट्ठे थे। अच्छा सर, लोग ये तो कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी किसी के पास, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी या अन्य कोई पार्टी है, उन पास चल के नहीं जाती, और जिनको जरूरत पड़ती है वो बहन जी के पास चलकर आते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी बी पार्टी कहा जाता है। वो सिद्धांत है ना उनका, लेकिन लोग मानते किसको कहाँ हैं? अगर बी पार्टी होते तो उनके पास आज भी मतलब जो अपना वोट बैंक है, इतना गिरने के बाद, इससे ज़्यादा गिरावट और क्या हो सकती है? इतनी गिरावट के बाद भी मतलब उनका इतना वोट बैंक अभी भी बना हुआ है। 9-10% भी मतलब ऐसा होता है कैडर वोट है। ये फ्लोटिंग वोट तो सब चला गया जी। मुसलमान ने एक वोट नहीं दिया पीछे लोकसभा के इलेक्शन में, उत्तर प्रदेश में एक भी वोट नहीं दिया जी। उसके बावजूद ही इतना मतलब वोट जो वोट घटा था
जो मुस्लिम समाज अपना वोट देता था, तो उन्होंने इसीलिए बी टीम है, ये प्रचार किया गया बीजेपी का, इसलिए मुसलमानों ने वोट नहीं दिया उनको कि इंडिया में नहीं आए जी। और जब इंडिया में जाना चाह रहे थे, उनकी बात चल रही थी उनके घर पे, खड़गे जी के साथ घर पे मीटिंग थी, तो मतलब माननीय राम गोपाल यादव जो उसके समाजवादी उसमें मीटिंग में मौजूद थे जी। उनका आप स्टेटमेंट से उन्होंने कहा कभी इसको रखोगे तो मैं निकल हम नहीं रहेंगे सामने, बोला कि नहीं बोला उन्होंने? हाँ, कईयों ने बोला। हाँ, तो फिर ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है कि ये बहन जी ने नहीं चाहती थी? भाई बहन जी अगर नहीं चाहती तो उन्होंने 19 में कैसे समझौता किया? 19 में समाजवादी के साथ में और चौधरी अजीत सिंह के साथ समझौता किया कि नहीं किया? जी जी। तो जो दोनों इकट्ठे थे, चौधरी अजीत सिंह और मतलब अखिलेश यादव, तो चौधरी अजीत सिंह आज किसके, चौधरी मतलब ये जितेंद्र किनके साथ हैं? हाँ जो उनकी जो लोकदल है, हाँ हाँ, वो किसके साथ? बीजेपी के साथ हैं। जी जी। सरकार में है कि नहीं शामिल मंत्री हैं? तो सर क्या तो उन पर तो कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन इनने कहीं मंत्री का पद लिया बीजेपी की सरकार में? ये बताओ, चाहती तो ले सकती थी ना किसी को, जी, नहीं लिया। तो ये कैसे सिद्ध हो सकता है कि ये बीजेपी की बी टीम है? तो क्या लगता है सर, ये 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम साहब पर निर्वाण दिवस पे क्या ये सर ये सरकार बनाने का संकेत है, या मतलब लोगों के बीच जाके कि वो दिखाना चाहती हैं कि भी मैं अभी घर में नहीं बैठी हूँ? और बहन जी ने एक जगह कहा कि आप चिंता ना करें, अभी मैं जिंदा हूँ। नहीं, बहन जी ने एक तो ये लोगों को दिखाना चाहा कि मान्यवर काशीराम साहब को बाबा साहब के बाद में जी मास लेवल पर लोग जो है चाहते हैं जी। तो लोगों ने ये भी प्रचार किया काशीराम के मिशन से हट गई बहन जी, बहुजन समाज से सर्वजन समाज के साथ चली गई। ये भी तो एक सवाल उठाया जी। तो उन्होंने कहा ये दिखाना चाहती है कि भाई काशीराम की सबसे बड़ी फॉलोवर आज भी मैं ही हूँ, और काशीराम जी की सबसे बड़ी पार्टी को चलाने वाली मैं मतलब दृढ़ता के साथ चला रही हूँ, और उनके परिनिर्वाण दिवस के ऊपर मैं जो पूरी ताकत के साथ में मैं अपनी शक्ति दिखाना चाह रही हूँ। कितने लोग मतलब बहुजन समाज पार्टी के काशीराम जी को चाहते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में रखा उन्होंने ये प्रोग्राम, किसी संगठन के नेतृत्व में नहीं है। अच्छा सर, दलित नेता जो हैं बाबा साहब की बात करते हैं और बाबा साहब की बात भी करते हैं और बाबा साहब पे क्रिटिसाइज भी करते हैं कि बाबा साहब ने कहा था, या मानवर और जो नेता उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के एक चवन्नी के भी हिस्सेदार मत बनना। लेकिन आज मंचों से तो बाबा साहब के काशीराम साहब की बात करते हैं, लेकिन सर उन्हीं के बीच में जाके बहुजन समाज पार्टी और बहन जी की बुराइयां करते हैं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की जो किताब है, कांग्रेस ने और गांधी ने अछूतों के साथ में क्या किया जी, ये तो प्रमाणिक किताब है उनकी लिखी हुई है, कोई हमने तो लिखी नहीं है जी। उस किताब को पढ़ लेना चाहिए। जो लोग वो आलोचना करते हैं और वो ये लोग कहते हैं, कुछ प्रोफेसर हैं वो कहते हैं कि आज मतलब अगर वो होते बाबा साहब तो कांग्रेस के साथ समझौता कर लेते जी। हाँ, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जी। तो उनको वो किताब तो पढ़ लेनी चाहिए कम से कम। ठीक है, उनके लिए हराया उन्होंने, 2 बार चुनाव हुआ उसमें हराया, उसमें नहीं पहुँचे, असेंबली में नहीं पहुँचने चाहिए कॉन्स्टिट्यूंस में, लेकिन वो जो है फिर भी पहुँचे। और आज जो मतलब वो कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं कहा था बाबा साहब ने ऐसा, तो उनकी किताब पढ़ लेनी चाहिए। मैं तो किताब का नाम बता रहा हूँ ना, गांधी ने और कांग्रेस ने अछूतों के साथ में क्या किया, ये पढ़ लो बस। इसके पढ़ने के बाद में आपको सब पता लग जाएगा बाबा साहब ने क्या, और काशीराम जी ने उसको निभाया। काशीराम जी ने फिर भी मतलब कांग्रेस के साथ में समझौता किया। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के साथ समझौता तो करूँगा, लेकिन मैं कांग्रेस के ऊपर रह के समझौता करूँगा, नीचे रह के नहीं करूँगा। वो नीचे पैरों में बैठ कर समझौता करते हैं दलित लोग कांग्रेस में, एक काशीराम जी सर पे बैठ कर समझौता करते हैं। चाहे कांग्रेस के साथ करें चाहे बीजेपी के साथ करें, कोई मिनिस्टर बनने के लिए बीजेपी के साथ समझौता नहीं किया, मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी के साथ समझौता किया। और अब भी प्रधानमंत्री बनने का जब समय आएगा बहन जी का, बीजेपी अगर समर्थन देगी उससे भी लेंगे, कांग्रेस देगी उससे भी ले, कोई भी दे, लेकिन प्रधानमंत्री की शर्त पे मतलब कोई भी समर्थन दे दे, हम किसी को दे तो ही रहे, लेने में क्या दिक्कत है भाई जी। सर, तो क्या मानना है कि 9 अक्टूबर का जो एक जन सैलाब है, क्या बदलाव भाई? 27 में बीएसपी की सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में। सर, ये तो आपने पहले भी बोला था, तो जब से आपने बोला यार सर यही भूचाल आ रहा है। मैं कि किसी पीपल ने बोला कि जो आंकड़ों के ज्ञाता हैं कि आपके 2027 में सरकार बनेगी, और 2007 में भी आपने बोला था कि बहन जी की सरकार बनेगी। वो देखिए, वो तो लोग आश्चर्य कर रहे थे। 16 तारीख को जो मार्च को हमने बोला, उसमें मेरी स्पीच है रिकॉर्डेड, तो लोग कह रहे पता नहीं कहाँ आवाम बोल रहा है, और हवा दिखने लगी, अब 9 तारीख को दिख जाएगी।
और बाकी जो बचेगा वो 27 में जब इलेक्शन होगा तब तक पूरी दिख जाएगी। तो सरकार तो भाई बननी है अभी, चाहे मतलब कोई कितना भी जोर लगा ले, बीएसपी की सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश। चलते चलते बहुजन समाज या दलित समाज के जो लोग आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? संदेश यही है कि इस बार पूरी ताकत के साथ में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें, और एक जो लॉ एंड ऑर्डर है, बुलडोजर सरकार है, लोग परेशान हैं, संविधान बदले जा रहे हैं और उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। आप वोट की ताकत को दिखाइए, वोट की ताकत से बदलिए और आपके सब मन की मुराद पूरी हो जाएंगी। ऐसी सरकार आ जाएगी 27 में। यही मैं मतलब जो कहना चाहूँगा लोगों से। आपने किसी पिप्पल साहब को बड़े अच्छे ध्यान से सुना और देखा, और जो एक एक शब्द के अंदर सच्चाई होती है, और पूरा कांसीराम साहब का चंद मिनटों के अंदर इतिहास बताया। कांसीराम साहब ने क्यों शादी नहीं करी और माँ से कह दिया कि मैंने माँ आज अपने सिर पर कफन बांध लिया, तुम्हारा बेटा आज परिनिर्वाण हो गया, ये भूत है, मतलब इस तरीके की बातें कही। और इन बातों को, और जब कांसीराम साहब की बातें जब बताई जाती हैं तो आंखों से आंसू बहते हैं कि उन्होंने पूरे जीवन आप लोगों के लिए जो दिलाने के लिए जो बात करी, आपको सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने के लिए बात की। तो आप जो 9 अक्टूबर आ रहा है, 9 अक्टूबर जो मानवर कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है, उसको आप बड़े अच्छे उत्साह के साथ मनाएं। और बहन जी की रैली में जो बहन कुमारी मायावती जी ने आपसे अपील की थी, और मैं धन्यवाद देता हूं पूरे देश का, पूरे भारतवर्ष का, कि बहन जी की एक आवाज़ पूरे भारतवर्ष के अंदर एक भूचाल आ गया और एक जन सैलाब सा उमड़ गया है। लोग 7 तारीख से ही और 6 तारीख से ही लखनऊ जाना स्टार्ट कर दिया। सरकार की जो मंशा है, गाड़ियाँ बंद करें, जैसा केसी पिप्पल साहब ने बताया कि गाड़ियाँ बंद करें, ट्रेन बंद करें, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो 2007 परिनिर्वाण की रैली थी, वह इस बार बहुजन समाज पार्टी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। और जो विश्वसनीय सूत्र हैं, सीबीआई व अन्य जो सूत्र बताते हैं, वो 15 लाख से ऊपर वहाँ बहुजन समाज पार्टी के समर्थक पहुंचने वाले हैं। कैमरामैन